मान रखिए अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे EDU 516 का असाइनमेंट का सोल्यूशन। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपने अपनी वर्डिंग में चेंज करके आपने इनका आंसर सबमिट करवाना है। दोनों 20 नंबर की आपकी असाइनमेंट है। कोशिश आपने करनी है इसको ड्यू डेट से आपने पहले इसको सबमिट करवाना है, और आपने इसको जो LMS में आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, और उनको आपने फॉलो करते हुए इस असाइनमेंट को आपने सबमिट करवाना है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। 2 किस्म की राइटिंग होती है, आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि एक फॉर्मल राइटिंग होती है, एक इनफॉर्मल राइटिंग होती है। तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है आपने मिसालें देकर वाज़ह करना है, या विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपने ये फ़र्क वाज़ह करना है। तो जो आप साथ एक आंसर शेयर किया जा रहा है, आपने इसको कॉपी नहीं करना, बल्कि इसको आपने वर्डिंग चेंज करके अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है। जितना आप इसको ओरिजिनल आइडियाज़ में अपनी वर्डिंग में लिखेंगे उतने आपके मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्मल राइटिंग क्या होती है। फार्मल राइटिंग इज़ रिटन फॉर एन ऑडियंस यू डोंट नो ऑन अ पर्सनल लेवल। ऐसे ऑडियंस के साथ अगर आप लिख रहे हैं, या ऐसे ऑडियंस के साथ आप कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं जो उनको आप पर्सनल लेवल पे नहीं जानते, तो उस पे आप फार्मल राइटिंग करेंगे। आप फार्मल राइटिंग वाले फॉर्मेट में उसको लिखेंगे, और ये एक ऑफिशियल राइटिंग होती है। जितने भी हमारे दफ्तरों में, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो राइटिंग इस्तेमाल होती है वो फार्मल राइटिंग होती है। और इसमें पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि ये कि ऑफिशियल लेवल पे होती है, और इसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है। तो उसके मुताबिक हम इसको करते हैं, इसका एक खसूसन पैटर्न भी होता है। और इसमें क्या सी मेन पॉइंट्स, और इसमें पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको हम मेन पॉइंट के तौर पर लिखते हैं, और फिर उसको हम सपोर्टिंग पॉइंट के साथ उसको सपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्गूमेंट्स। फॉर्मल राइटिंग इज़ लेस इमोशनल। इसमें इमोशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, और ना इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स या इमोजीज वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं। यूज़ ए फार्मल राइटिंग स्टाइल इन बिजनेस। हम इस एक फार्मल राइटिंग का स्टाइल यूज़ करते हैं बिजनेस के अंदर। लीगल और एकेडमिक राइटिंग, जो हमारी एकेडमिक राइटिंग्स होती हैं, जो लीगल राइटिंग्स होती हैं, उनके अंदर फार्मल राइटिंग को इस्तेमाल करते हैं। और योर ऑडियंस इज समवन यू नो इन पर्सनल, और इसमें वो ऑडियंस टारगेट होते हैं जिनको आप पर्सनली तौर पर नहीं जानते। राइटिंग दैट विल अपेयर इन प्रिंट टेंड्स टू मोर फॉर्मल देन ईमेल, वाइल टेक्स्ट एंड डायरेक्ट मैसेजिंग आर द लीस्ट फॉर्मल वेज टू कम्युनिकेट। कि जो हमारी प्रिंट फॉर्म में जो राइटिंग होती है, या कुछ ईमेल्स होती हैं वो फार्मल होती हैं। वैसे ईमेल इनफॉर्मल भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो ईमेल्स होती हैं वो फार्मल होती हैं। और जो लीस्ट फॉर्म है इसकी, जो मतलब कम अहम फॉर्म है, टेक्स्ट और डायरेक्ट मैसेजिंग जो होती है, ये फार्मल बेस के कम इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोसीजर्स हैं या फॉर्म्स हैं। तो अगर आपको इससे क्या मतलब मिलता है कि जो फार्मल राइटिंग है, जितनी भी हमारी ऑफिशियल राइटिंग होती है, जो हमारे दफ्तरों के अंदर ऑफिशियल राइटिंग हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस्तेमाल करती हैं, और ये इसके एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो उसको हम फॉर्मल राइटिंग कहते हैं। जिस पे पर्सनल लेवल पे हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि एक ऑफिशियल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसमें एक्सप्लेनेशन मार्क्स या इमोजीज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर्मल राइटिंग होगी। इसकी मिसालें अगर आपको बात करें तो राइटिंग प्रोफेशनली, रीचिंग आउट टू क्लाइंट, मतलब अगर आप प्रोफेशनली क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें फार्मल राइटिंग इस्तेमाल होगी। एकेडमिक राइटिंग्स इसमें आ जाती है, एसेज आ जाते हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह आ जाते हैं, ये इसकी मिसालें हैं सारी। जॉब एप्लीकेशंस आ जाती है आपकी, रिज्यूम राइटिंग, CVs, और उसके साथ कवर लेटर्स वगैरह इसमें सारे आ जाते हैं। तो ये सारी फॉर्मल राइटिंग की एग्जांपल्स हैं। तो ये आपका 5 नंबर का पार्ट है। अभी दूसरे 5 नंबर का पार्ट है जी इनफॉर्मल। इसके बरक्स जो इनफॉर्मल राइटिंग होती है उसमें शॉर्ट सेंटेंस यूज़ होते हैं, और ये पर्सनल सेटिंग्स के अंदर होती है। ये जो इनफॉर्मल राइटिंग होती है ये दोस्तों के साथ की जाती है, पीयर्स के साथ की जाती है, और इसमें पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है, और इसमें शॉर्ट सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं, सच एज राइटिंग ए लेटर टू ए फ्रेंड और राइटिंग ए डायरी एंट्री। मिसाल इसकी वो मिसाल के तौर पर दे रहा है कि अगर आप अपने दोस्त को खत लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल राइटिंग में होगा, और अगर आप डायरी लिखते हैं तो वो भी इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर आती है। इट इज़ मच मोर रिलैक्स्ड देन फॉर्मल राइटिंग, और ये एक फॉर्मल राइटिंग से ज़्यादा रिलैक्स होती है। इसमें कोई ज़्यादा रूल्स नहीं होते कि आपने भाई इस फॉर्मेट में लिखना है। इसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे होती है। और फॉर्मिंग और ये कुछ इसकी खूबियाँ हैं जी। इनफॉर्मल राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो इसमें चंद खूबियाँ होती हैं जी। कोलिकल लैंग्वेज एंड टर्म्स, इसमें आप कोलिकल लैंग्वेज मतलब अपनी इलाकाई रीजनल ज़बान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ टर्म्स, आपकी अपनी बनाई हुई टर्म्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये पर्सनल टोन इसमें यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो आप
पर्सनल टून उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, इसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, और कॉन्ट्रैक्शन एंड एब्रीविएशन विद इन द टेक्स्ट, और आप एब्रीविएशन वगैरह का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर। और इसमें इमोशंस का भी अमल दखल होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि पर्सनल लेवल पे ये गपशप ही होती है एक किस्म की, जितने भी आपके पर्सनल मैसेजेस वगैरह होते हैं ये इसमें आते हैं। इसकी अगर हम मिसालों की बात करें तो कॉमिक बुक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, जितनी आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग करते हैं, पर्सनल ब्लॉग्स आप जो लिखते हैं, उसके बाद पोस्ट कार्ड्स वगैरह हो गए, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, और एनेक्डोटल आर्टिकल्स। तो ये सारी वो मिसालें हैं जिनके अंदर आप इनफॉर्मल राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है कि आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में डिफरेंट करना है, फ़र्क करना है, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फिर आपने उसकी मिसालें भी देनी है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपने समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग इन एकेडमिक राइटिंग, कि आपने एक्सप्लेन करना है कि स्पेलिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। आपको पता है कि जब आप कोई एकेडमिक राइट या आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं एज ए स्टूडेंट्स, तो आपने उस स्पेलिंग का ख्याल रखना होता है। अगर आप स्पेलिंग का ख्याल नहीं रखते, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर आपको कोई ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है या कोई आपको स्टोरी लिखने के लिए दी जाती है और उसमें आपकी बेतहाशा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो फिर आपके जो नंबर्स होते हैं वो कट जाते हैं। इसलिए अगर एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो स्पेलिंग है उनका एक खासा किरदार होता है, क्योंकि हाफ नंबर कटता है। जब आप किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में या इवन आप अपने एग्ज़ाम के अंदर भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, तो उसका आधा नंबर एक स्पेलिंग का कटता है और ग्रामर का पूरा नंबर कटता है। तो इसलिए एकेडमिक राइटिंग के अंदर स्पेलिंग की एक ख़ास अहमियत है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आंसर है जी, एक्यूरेट स्पेलिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक राइटिंग एंड यू विल लूज मार्क्स इफ़ योर राइटिंग हैज़ स्पेलिंग एरर्स। तो वो यही कह रहा है कि जो एक्यूरेट स्पेलिंग होती है या जो ठीक स्पेलिंग होती हैं उनकी खासी इंपॉर्टेंस है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। और अगर आप अच्छी राइटिंग नहीं करेंगे, आपकी स्पेलिंग गलतियाँ होंगी, तो आपके नंबर कट सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट यू कैन नॉट ऑलवेज लाई ऑन योर कंप्यूटर, यू शुड रेफर टू डिक्शनरी एज वेल। तो इसके लिए अपनी स्पेलिंग को मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, आप डिक्शनरी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आल्सो टेक पर्टिकुलर केयर टू यूज़ इंग्लिश स्पेलिंग एंड नॉट अमेरिकन इंग्लिश। तो आपको चाहिए कि आप एक ख़ास किस्म की एहतियात करें कि आपकी स्पेलिंग के अंदर गलतियाँ ना हों। स्पेलिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर 3 रीज़न। स्पेलिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो 3 वजूहात की बिना पर ज़्यादा हो जाती है। एक है जी कम्युनिकेशन। स्पेलिंग इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि जो स्पेलिंग है वो कम्युनिकेशन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत होंगी तो आपने जो बात की है वो अपना मतलब कन्वे नहीं कर सकती, क्योंकि जो उसमें स्पेलिंग गलतियाँ होंगी तो वो जब एक लफ्ज़ की स्पेलिंग गलत होती है तो उसका मीनिंग भी गलत हो जाता है। और दूसरी बात है जी लिटरेसी के अंदर भी स्पेलिंग एंड रीडिंग स्किल्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड हेल्प डिवेल्प ओवरऑल लिटरेसी। आपको पता है कि जो लिटरेसी की अगर हम डेफिनेशन करें तो जो रीडिंग और रीडिंग स्किल्स होती हैं उनका स्पेलिंग के साथ तल्लक होता है, और रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आपकी लिटरेसी अच्छी होगी। तो इसलिए अगर आप स्पेलिंग ही गलत हैं तो आपकी फिर रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं हो सकती। और तीसरी वजह है जी एम्प्लॉयमेंट। स्पेलिंग क्वालिटी ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और जो आपकी स्पेलिंग्स हैं वो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती हैं। आगे अगर स्पेशली पुअर स्पेलिंग ग्रेटली अफेक्ट्स और स्टूडेंट्स एबिलिटी टू राइट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि ख़ास तौर पर जब आप स्टूडेंट्स गलतियाँ करती हैं स्पेलिंग के अंदर तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, और वो उनकी जो एबिलिटी होती है वो अच्छी तरीके, उनकी जो राइटिंग है वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो इस तरह आपने देखना है कि भाई किस तरह आपको पता चल गया कि आपने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई स्पेलिंग की एकेडमिक राइटिंग के अंदर क्या अहमियत होती है। तो 10 नंबर का आपको ये क्वेश्चन है, इसको आपने अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख लेना है। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, दोनों आसान से क्वेश्चन हैं, इनको आपने अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।